नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने अपने नतीजों के साथ डिविडेंड भी घोषित किए, जिससे निवेशकों के लिए अगले कुछ हफ्तों की कमाई लगभग फिक्स हो गई। ऑयल इंडिया ने इस वित्त वर्ष के लिए ₹3.50 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है, जिसे 21 नवंबर की रिकॉर्ड डेट के आधार पर निवेशकों को 14 दिसंबर या उससे पहले भुगतान किया जाएगा। स्टॉक ₹437 पर बंद हुआ और डिविडेंड की वजह से शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट में हल्की मजबूती देखी जा सकती है। POCL एंटरप्राइजेज ने ₹2 फेस वैल्यू वाले शेयर पर 20% यानी 40 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड तय किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर रखी गई है। कंपनी से घोषणा के 30 दिनों के अंदर यानी 13 दिसंबर या उससे पहले निवेशकों के खाते में भेज देगी, और स्टॉक ₹226 पर बंद हुआ है। पंचशील ऑर्गेनिक्स ने इस तिमाही में 80 पैसे प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड तय किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 21 नवंबर रखी गई है। स्टॉक ₹143 पर बंद हुआ और डिविडेंड छोटा होने के बावजूद बाजार में एक स्थिर सिग्नल देता है कि कंपनी कैश फ्लो के मामले में आरामदायक स्थिति में है। मीरा इंडस्ट्रीज ने 50 पैसे प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट 28 नवंबर तय की गई है। स्टॉक ₹69 पर बंद हुआ और छोटे डिविडेंड के बावजूद कंपनी लगातार भुगतान करके निवेशकों का भरोसा बनाए रख रही है। सन टीवी नेटवर्क ने भी ₹3.75 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है, जो उनकी तिमाही नतीजों के साथ ही घोषित हुआ। स्टॉक ₹563 पर बंद हुआ और कंपनी के स्थिर कैश फ्लो की वजह से इस डिविडेंड को बाजार ने सकारात्मक माना। नीदरलैंड आधारित प्रमोटर सेजिलिटी बीवी ने कंपनी में अपनी 16.4% हिस्सेदारी ओपन मार्केट में बेच दी, जिसकी वैल्यू ₹3,660 करोड़ से ज्यादा रही। इतनी बड़ी बिक्री के बाद भी स्टॉक में तेजी आई और यह 5.6% चढ़कर ₹53.28 पर बंद हुआ। रेन इंडस्ट्रीज में भी ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद शेयर 2.45% गिरकर ₹116.78 पर बंद हुआ। फर्स्ट वाटर कैपिटल ने यहां 26 लाख शेयर ₹120 के भाव पर खरीदे, लेकिन भारी बिक्री की वजह से स्टॉक पर हल्का दबाव दिखा। अशोका बिल्डकॉन ने कमजोर तिमाही नतीजे पेश किए, जहां कंपनी का मुनाफा एक साल में 83% गिरकर ₹78 करोड़ रह गया और रेवेन्यू भी 25% से ज्यादा घटकर ₹1851 करोड़ पर आ गया। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह तिमाही में हुए ₹219 करोड़ के एक बार के नुकसान को माना जा रहा है। कंपनी का EBITDA भी गिरकर 585 करोड़ रह गया और मार्जिन 31.6% तक स्लिप कर गया, जिसे ऑपरेटिंग लेवल पर भी कमजोरी साफ दिखी। स्टॉक ₹199 पर बंद हुआ और अगले सत्र में नतीजों का असर देखने को मिल सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा ने इस तिमाही बेहद मजबूत नतीजे पेश किए, जहां नेट प्रॉफिट 354 करोड़ से बढ़कर 610 करोड़ पहुंच गया और रेवेन्यू भी 3433 करोड़ से उछलकर 6047 करोड़ हो गया। कंपनी ने EBITDA में भी बड़ी छलांग लगाई, जो 601 करोड़ से बढ़कर 2369 करोड़ पर पहुंच गया। मार्जिन 17.5% से बढ़कर 39% तक जा पहुंचा। इस तिमाही में ग्लेनमार्क को 1385 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन भी मिला, जिसने नतीजों को और मजबूत बनाया। स्टॉक ₹1895 पर बंद हुआ और पिछले एक साल में 23% से ज्यादा ऊपर आ चुका है। भारत ने 2020 में लगाए गए प्रेस नोट 3 नियम की फिर से समीक्षा शुरू कर दी है, जो पड़ोसी देशों से आने वाले हर निवेश को सरकारी मंजूरी के दायरे में लाता है। अब सरकार ये देख रही है कि महामारी के समय बनाए गए ये सख्त नियम क्या आज की आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति में भी जरूरी हैं, या इन्हें आसान बनाया जा सकता है। इस समीक्षा की अध्यक्षता प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने की, जिसमें DPIIT, DEA, MEA और कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ये कदम ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच निवेश नियमों को लेकर तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका इसे जरूरत से ज्यादा सख्त मानता है। प्रेस नोट 3 अप्रैल 2020 में इसलिए लाया गया था ताकि कोविड के दौरान शेयर बाजार की गिरावट का फायदा उठाकर कोई भी पड़ोसी देश भारतीय कंपनियों में बिना नियंत्रण के बड़ी हिस्सेदारी न खरीद सके। नीति आयोग ने सुझाव दिया था कि मौजूदा माहौल 2020 जैसा नहीं है और कड़े नियम भारत में निवेश की रफ्तार को कम कर रहे हैं। आयोग का कहना है कि अगर भारत खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है तो सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन रखते हुए निवेश नियमों को थोड़ा लचीला बनाना जरूरी है।
एक्साइड इंडस्ट्रीज ने कमजोर तिमाही नतीजे पेश किए, जहां कंपनी का मुनाफा 25.8% गिरकर 221 करोड़ रुपए रह गया और ये बाजार के अनुमान से भी कम रहा। रेवेन्यू भी लगभग 2% घटकर 4,178 करोड़ रुपए रहा, जबकि ईबीडीए और मार्जिन दोनों स्तरों पर भी कंपनी उम्मीद से नीचे रही। ईबीडीए 18.5% गिरकर 394 करोड़ 5 लाख रुपए रह गया और मार्जिन 9.4% तक आ गया, जो पिछले साल 11.3% था। नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन शुक्रवार को स्टॉक हल्की बढ़त के साथ 381 रुपए पर बंद हुआ, जो पिछले साल दिसंबर के 473 के मुकाबले काफी नीचे है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस तिमाही बड़ा झटका दिखाया, जहां बैंक पिछले साल के 51 करोड़ के मुनाफे से सीधे 348 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 37% से ज्यादा गिरकर 350 करोड़ रह गई, जो बताता है कि लोन से मिलने वाली आय पर बड़ा दबाव है। इस तिमाही में ग्रॉस एनपीए बढ़कर 12.42% पहुंच गया, जबकि नेट एनपीए लगभग 5% पर स्थिर रहा। नतीजे बाजार बंद होने के बाद घोषित किए गए, लेकिन स्टॉक शुक्रवार को भी 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ 16.29 रुपए पर बंद हुआ, जो एक साल पहले 30। आरबीआई ने एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी राहत घोषित की है, क्योंकि हाल ही में बढ़े अमेरिकी टैरिफ की वजह से कई निर्यातकों को भारी नुकसान और कैश फ्लो की दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। अब सभी टर्म लोन पर 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 तक मॉरेटोरियम मिलेगा, यानी ईएमआई अभी नहीं देनी होगी और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर ब्याज जुड़ेगा, जिससे लोन का बोझ हल्का हो जाएगा। इस राहत पैकेज के लिए आरबीआई ने 20 सेक्टरों की लिस्ट जारी की है, जिनमें ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, अपैरल और फुटवेयर जैसे सेक्टर शामिल हैं। इसके साथ ही एक्सपोर्टर्स को अब विदेशी ट्रेड फाइनल करने और पेमेंट वापस लाने के लिए पुराने 9 महीने की बजाय 15 महीने का लंबा समय मिलेगा, जिससे उनका फंसा हुआ पैसा रिकवर करना आसान हो जाएगा। आरबीआई ने शिपमेंट डेडलाइंस भी बढ़ा दी हैं, ताकि जिन कंपनियों के ऑर्डर्स अमेरिकी बायर्स ने डिले या कैंसिल किए थे, उन्हें ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। एक्सपोर्टर्स अब एडवांस पेमेंट पर माल भेजने की समय सीमा 1 साल से बढ़ाकर 3 साल तक इस्तेमाल कर सकेंगे और प्री और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की क्रेडिट अवधि भी 450 दिन कर दी गई है, ताकि अकाउंट्स एनपीए में ना जाएं। अब बात सेबी की। सेबी चेयरमैन तुहीन कांता पांडे ने कहा कि भारत में फाइनेंशियल अवेयरनेस तेजी से बढ़ रही है, लेकिन असली दिक्कत यह है कि मार्केट में हिस्सा लेने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम है। करीब 63% लोग बाजार के बारे में जानते हैं, लेकिन सिर्फ 9% लोग वाकई सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश करते हैं, जैसे वो एक बड़ा मिसमैच बताते हैं। पांडे ने बताया कि अच्छी बात यह है कि जो भी नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल काफी मजबूत है। इंडिया में हर दिन लगभग 1 लाख नए डीमार्ट अकाउंट्स खुल रहे हैं और एनएसई पर रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी मार्केट कैपिटलाइजेशन में 18.75% तक पहुंच गई है, जो 22 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। उन्होंने ये भी बताया कि म्यूचुअल फंड्स छोटे निवेशकों के लिए एक मजबूत रास्ता बने हुए हैं और आज भारत में कुल एयूएम लगभग 80 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले 10 साल में 7 गुना बढ़ोतरी को दिखाता है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ने सितंबर तिमाही में काफी मजबूत नतीजे दिए, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 491 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू भी बढ़कर 2135 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिसमें ओवरऑल पेशेंट वॉल्यूम की बढ़ोतरी का बड़ा योगदान रहा। कंपनी का ईबिटा इस तिमाही में 575 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और मार्जिन हल्का सुधार दिखाते हुए 26.9% पर रहा। इंटरनेशनल पेशेंट बिजनेस भी 231 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो साल दर साल 25% की ग्रोथ है। मैक्स लैब ने भी स्टेडी ग्रोथ दिखाई, जहां इसकी पैथोलॉजी सर्विसेज की रेवेन्यू 54 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये वर्टिकल अब 60 से ज्यादा शहरों में एक्सपैंड हो चुका है और 2700 से ज्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट उपलब्ध कराता है, जिससे कंपनी का नॉन हॉस्पिटल बिजनेस भी मजबूत होता जा रहा है। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा ने इस तिमाही में जोरदार जंप दिखाया, जहां नेट प्रॉफिट 888 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल यही फिगर 255 करोड़ था। कंपनी का रेवेन्यू भी 31% बढ़कर 1810 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि ऑपरेटिंग साइड पर ईबिटा 364 करोड़ तक गिर गया और मार्जिन 20.1% पर आ गया। कंपनी ने बताया कि उसकी सब्सिडरी जीएमआर कमलंगा एनर्जी के लिए लगभग 2970 करोड़ रुपए का रीफाइनेंसिंग प्लान तैयार किया गया है, जिसके लिए जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा कॉर्पोरेट गारंटी देगी। ये एक रूटीन स्टेप माना जाता है, क्योंकि पेरेंट कंपनी अक्सर अपनी यूनिट्स को फंड रेजिंग में सपोर्ट देती है। कंपनी ने यह भी साफ किया कि इस गारंटी का अभी लिस्टेड कंपनी पर कोई इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी को एक ही दिन में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिफेंस ऑर्डर्स मिले, जो दिखाता है कि इंडियन आर्मी अब बड़े स्तर पर यूएवीज की तैनाती को तेजी से बढ़ा रही है। कंपनी को लगभग 75 करोड़ रुपए का ऑर्डर अपने नए जोल्ट टैक्टिकल यूएवी के लिए मिला, जिसकी डिलीवरी 12 महीनों के भीतर होगी। जोल्ट आइडिया फॉर्ज का नेक्स्ट जनरेशन टैक्टिकल यूएवी है, जिसे लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और हाई प्रिसीजन मिशंस के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसे पहली बार एरो इंडिया 2025 में दिखाया गया था और आर्मी ने इसे तेजी से इंडक्शन के लिए चुना है। इसके साथ ही आर्मी ने स्विच V2 यूएवी के लिए भी लगभग 30 करोड़ रुपए का एक और ऑर्डर जारी किया है, जिसकी डिलीवरी आने वाले 6 महीनों में हो जाएगी। स्विच V2 पहले से ही आर्मी की कई ISR ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता रहा है, इसलिए इस रिपीट ऑर्डर को काफी स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है। गोदावरी पावर एंड इस्पात ने स्थिर और बेहतर नतीजे पेश किए, जहां कंपनी का मुनाफा 1.5% बढ़कर 161 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू भी करीब 3% बढ़कर 1307 करोड़ रुपए पहुंच गया। ईबिटा और मार्जिन दोनों में हल्का सुधार रहा, जिससे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मजबूत दिखा। कंपनी का ईबिटा 246.5 से बढ़कर 259.3 पर पहुंच गया और मार्जिन 19.8% हो गया, जो पिछले साल 19.5% था। स्टॉक ने इन नतीजों को पॉजिटिव तरीके से लिया और शुक्रवार को 4.65% चढ़कर 275.50 रुपए पर बंद हुआ, जबकि एक साल में शेयर पहले ही लगभग 49% ऊपर आ चुका। यूएस और स्विट्जरलैंड के बीच नई ट्रेड डील साइन हुई है, जिसमें टैरिफ को घटाकर 15% कर दिया गया है। हालांकि स्विट्जरलैंड को निवेश के नाम पर भारी कमिटमेंट करना पड़ा है, जिससे फायदा अंत में यूएस को ही ज्यादा मिलेगा, चाहे वो बैंकिंग, निवेश या टैरिफ, तीनों मोर्चों पर हो। माना जा रहा है कि यूएस इसी तरह की रणनीति भारत के साथ भी अपनाना चाहता है, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर ही बातचीत आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए भले ही दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की बातचीत जारी हो, लेकिन कब साइन होगा इस पर किसी को कोई स्पष्टता नहीं है। चीन की इकोनॉमी को लेकर भी दबाव बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट लगातार गिर रहे हैं और ट्रेड वॉर के बाद किए गए समझौते ने पूरी समस्या हल नहीं की है। इसी वजह से अगले क्वार्टर में चीन की ग्रोथ काफी धीमी रहने की संभावना जताई जा रही है। भारत और कनाडा के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और एरोस्पेस सेक्टर में नई पार्टनरशिप साइन हुई है। ये डील महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भविष्य में मेक इन इंडिया के तहत कई कैनेडियन कंपनियां भारत में उत्पादन शुरू कर सकती हैं, जिससे रोजगार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दोनों बढ़ेंगे। WTO ने भी अपने बयान में भारत की भूमिका की सराहना की है और कहा है कि आने वाले समय में भारत को ग्लोबल ट्रेड रिफॉर्म्स की अगुवाई करनी चाहिए। ये भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और दुनिया में उसकी बढ़ती भूमिका का साफ संकेत माना जा रहा है। अप्रैल 2025 की शुरुआत में निफ्टी करीब 22,750 पर था और उस समय कमाई के आधार पर ये सस्ता लग रहा था, इसलिए उम्मीद थी कि ये 23,750 से 24,250 के बीच जा सकता है। अब जब Q2 के नतीजे आ चुके हैं, तो इंडेक्स और कंपनियों की कमाई नई स्थिति दिखा रही है, जिस पर आगे की चर्चा आधारित है। आइए अब हम जानते हैं कि अगर सिर्फ अर्निंग्स और वैल्यूएशन को फोकस किया जाए तो हमें क्या समझ में आता है। क्या मौजूदा कमाई के हिसाब से मार्केट सही जगह खड़ा है या फिर नहीं? अमेरिका में रिसेशन और रेट कट को लेकर अनिश्चितता के बावजूद S&P 500 इस साल लगभग 15% ऊपर है और नैस्डैक करीब 19% ऊपर है, जबकि भारत में निफ्टी सिर्फ 9% बढ़ा है, लेकिन बैंक निफ्टी लगभग 15% चढ़ा है। यानी बैंकिंग इंडेक्स ने बेहतर रिटर्न दिया है। अगर परफॉर्मेंस सही माने तो निफ्टी की अर्निंग्स को भी साल की शुरुआत से अब तक लगभग 9% बढ़ना चाहिए था, लेकिन असलियत में ये सिर्फ 6% बढ़ी है। वहीं बैंक निफ्टी की अर्निंग्स 3% घट गई हैं, लेकिन इंडेक्स 7,200 पॉइंट ऊपर चला गया। इससे साफ है कि दोनों इंडेक्स दिसंबर 2024 की तुलना में अब ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में निफ्टी की EPS 1,085 रुपये थी, जो Q2 के बाद बढ़कर 1,150 रुपये हुई है, यानी सिर्फ 6% की बढ़त। इस हिसाब से निफ्टी का आज का फेयर वैल्यू करीब 25,150 होना चाहिए, जबकि यह 25,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इसे हल्का सा ओवर वैल्यूड दिखाता है। बैंक निफ्टी की हालत और भी कमजोर दिखती है, क्योंकि उसकी EPS 3,670 रुपये से गिर के 3,580 रुपये हो गई, यानी अर्निंग्स घटी, लेकिन इंडेक्स 7,200 पॉइंट ऊपर चला गया। इससे पता चलता है कि सिर्फ US मार्केट से कम रिटर्न होने का मतलब अंडर वैल्यूड नहीं है। पिछले 3 से 4 सालों में निफ्टी की PE रेंज सबसे बुरे समय में करीब 19 तक गिरती है और अच्छे समय में ये 24 तक चली जाती है। इन 4 सालों का औसत PE करीब 21.6 रहा है, लेकिन लगातार आने वाली भारी लिक्विडिटी की वजह से एक हल्का प्रीमियम जोड़ना जरूरी हो गया है।
इस लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए फेयर वैल्यू पीई करीब 22.1 बनता है, जबकि आज निफ्टी लगभग 22.5 पीई पर ट्रेड कर रहा है। इस आधार पर इसकी वैल्यू 21,850 से 27,600 के दायरे में आती है और अभी का स्तर इस रेंज के थोड़ा ऊपर के हिस्से में बैठता है। मौजूदा अर्निंग्स के आधार पर निफ्टी के लिए 25,400 के आसपास एक मजबूत समर्थन बनता है और वर्स्ट केस में पहला बड़ा सपोर्ट लगभग 24,800 के पास है। पिछले महीने की गिरावट के समय निफ्टी ने इसी रेंज में सपोर्ट भी लिया था। अगर हर तिमाही अर्निंग्स लगभग 3% बढ़ती हैं तो जनवरी 2026 तक निफ्टी का फेयर वैल्यू 26,200 के आसपास पहुंच जाएगा। अच्छे ग्लोबल माहौल में ये स्तर और ऊपर जा सकता है, लेकिन कमजोर माहौल में इंडेक्स साइडवेज चल सकता है। मार्च 2026 की तिमाही में अर्निंग्स 3% और बढ़ी तो इंडेक्स का फेयर वैल्यू अप्रैल 2026 में लगभग 26,950 हो सकता है और नए वित्त वर्ष की शुरुआत में 27,750 से ऊपर जा सकता है। यानी अर्निंग्स अगर लाइन पर रहीं तो इंडेक्स पीछे नहीं हटेगा। ग्लोबल माहौल अगर आज जैसा ही बना रहा तो निफ्टी की संभावित रेंज 25,500 से 27,000 के बीच रहेगी और अगर अर्निंग्स 6% बढ़ी तो अप्रैल 2026 तक निफ्टी का व्यापक दायरा 23,200 से 29,300 तक बनता है। लंबी अवधि के निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों के लिए अर्निंग्स सबसे अहम फैक्टर है। हर तिमाही कमाई के बदलाव के हिसाब से अपनी पोजीशन में एडजस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि इंडेक्स का फेयर वैल्यू पूरी तरह ईपीएस पर निर्भर करता है।